हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम बात करेंगे मशीन ऑपरेशंस और गार्डिंग जो सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंडर है। जैसे आपको पता है कि मैक्सिमम इंडस्ट्रीज, चाहे वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो, स्पेशली केमिकल इंडस्ट्रीज हो, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, पेंट इंडस्ट्री हो या और कोई भी टाइप की इंडस्ट्री हो, तो सभी इंडस्ट्रीज में यहाँ पे कोई ना कोई टाइप के आपको मशीनरीज आपको यूज करना पड़ती है। और बहुत सारी मशीनरीज जो पावर ऑपरेटेड है और जहां पे रोटेशन होता है और वहां पे हजार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके रिलेटेड ही अभी हम बात करेंगे कि जो भी मशीनरीज या ऑपरेशंस यहाँ पे होते हैं, जो भी हजार्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो उसके रिलेटेड गार्डिंग की प्रोविजन क्या होनी चाहिए, उसके गार्डिंग के अलग अलग जो टाइप्स है या उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसका फंक्शनिंग है, मैकेनिज्म है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इसमें ये फोटोग्राफ से आपको पता चलता है कि एक पर्टिकुलर मशीनरी या रोबोट यहाँ पे काम कर रहा है और वहां पे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ पे फेंसिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए या फिर गार्ड्स प्रोवाइड करने चाहिए या फिर सेंसर्स प्रोवाइड करने चाहिए या अलग अलग जो भी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको टाइप ऑफ गार्ड चॉइस करना होगा, उस हिसाब से आपको इंस्टॉलेशन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो मेजर इशू होता है, जहाँ पे स्पेशली ऐसे कन्वेयर्स होते हैं या फिर रोटेटरी मशीनरीज होती है या फिर जहाँ पे रोटेशन होता है, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, कटिंग, ब्रेजिंग, ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे आपको फिजिकल हजार्ड्स या हेल्थ पे आपके इफेक्ट हो सकता है, ऐसे हजार्ड्स को अवॉइड करने के लिए आपको गार्डिंग का यहाँ पे प्रोविजन करना ही होगा। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो मशीन ऑपरेशंस, गार्डिंग, उसके रिलेटेड पावर टूल्स जैसे कि हैंड टूल्स और पावर टूल्स और उसके हजार्ड्स और उसके प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको यहाँ पे स्टडी करने होंगे। तो मशीन गार्डिंग का मेन प्रिंसिपल जो है, तो सबसे पहले आपको पॉइंट आउट करना है कि एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, यानी कि मशीन और आपका जो हैंड या फुट ऑपरेटेड मशीनरी होता उसका कांटेक्ट क्या होगा, जो भी पार्ट वहां पे मशीन में डायरेक्टली टच होगा वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, वो फाइंड आउट करना जरूरी होगा। फिर आपको जीरो मैकेनिकल स्टेट जो है, जैसे कि यहाँ पे पावर ऑफ या पावर लॉक ऑफ या गार्डिंग प्रोविजन या सेंसर्स प्रोविजन या सेंसर्स विथ लॉकिंग प्रोविजन या फिर कोई पर्टिकुलर मशीन गार्डिंग या फिर टोटली एनक्लोजर प्रोसेस या फिर फेंसिंग या फिर जो लोकेशंस होते हैं उसको सेफ तरीके से कैसे रखते हैं या फिर जो पोजीशन है उसको सेफ तरीके से कैसे रखेंगे, ये जो स्टेट है ये स्टेट आपको फाइंड आउट करना है और उसको अप्लाई करना है, जिसको हम कहेंगे जीरो मैकेनिकल स्टेट। यानी जो भी मशीनरीज होगी वो ऑफ पोजीशन में चाहिए, उसका रोटेशन नहीं होना चाहिए या मूवमेंट नहीं होना चाहिए, वो स्टेट आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है और अप्लाई करनी है, दैट इज जीरो मैकेनिकल स्टेट। अगर यहाँ पे कोई रनिंग निप्स होते हैं या फिर इनगोइंग निप्स होते हैं या फिर जो कंस्ट्रक्शन ओरिएंटेड अगर कोई सेफ्टी प्रावधान यहाँ पे करना जरूरी होता है तो वो भी आपको यहाँ पे चेक करना होगा। तो मशीन को गार्डिंग प्रोवाइड करने के लिए पहले आपको कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होंगे और उसके बेसिस पे जो एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ गार्ड है वो फाइनलाइज करना होगा और फिर उसको बाद में अप्लाई करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए काम करना होगा। तो जब भी हम गार्डिंग की बात करते हैं, जब भी हम मशीनरी या ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो वहां पे जो मेन इश्यू आता है वो है एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या है? तो एर्गोनॉमिक्स ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एर्गोन और नोमोस। तो एर्गोन का मीनिंग है वर्क और नोमोस का मीनिंग है हैबिट ऑफ लॉ। तो आपका जो भी वर्किंग गेस्चर पोस्चर होगा उसके रिलेटेड जो भी आपकी हैबिट होगी, अगर वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगी, लॉ के हिसाब से होगी, तो वो स्टडी को हम एर्गोनॉमिक्स कह सकते हैं। तो एर्गोनॉमिक्स का मेन एम क्या है? तो यहाँ पे आपका जो भी टाइप ऑफ वर्क होगा उसको पीपल के हिसाब से, यानी कि जो भी पर्सन वहां पे काम करता है उसके हिसाब से वर्क को एडजस्ट करना। तो जैसे कि अगर कोई यहाँ पे पर्सन है जो कंटिन्यू 8 घंटे काम करता है, कई सालों से काम कर रहा है और कई साल उसको काम करना है,
तो उसके जो भी एंथ्रोपोमेट्री होती है, यानी कि उसकी जो बॉडी पोजीशन होगी, उसके बॉडी पार्ट्स होंगे, उसके डायमेंशंस होंगे, उस हिसाब से वो प्लेटफॉर्म को वहां पे एडजस्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर कोई टेबल पे कोई काम कर रहा है तो उसके पहले हाइट क्या है वो पर्सन की, वो हाइट के हिसाब से, उसकी जो बॉडी है उसके हिसाब से, उसके जो फिजिकल फिटनेस है उसके हिसाब से वो जो भी वर्क करेगा। तो जैसे कोई पर्सन कंटिन्यू 8 घंटे उसका वेल्डिंग का ही काम रहता है, स्पॉट वेल्डिंग हो सकता है, कहीं पे नट बोल्ट्स अरेंजमेंट कंटिन्यू वही काम होगा, या फिर कहीं पे पेंटिंग का काम होगा। तो जो भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क होगा उसके हिसाब से आपका बॉडी का गेस्चर पोस्चर कैसे होना चाहिए, आपके जो भी टूल्स आप यूज करते हैं उस हिसाब से, पावर टूल्स हो या हैंड टूल्स हो, उसको अप्रोप्रिएट तरीके से कैसे यूज करना चाहिए, और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो कंफर्टेबल हो, यानी कि कंफर्टेबल पोजीशन में ही आप काम करके आपको इफेक्टिवनेस या इफिशियंसी या प्रोडक्शन इफिशियंसी हायर साइड में मिले, और विदाउट एडवर्स इफेक्ट ऑफ हेल्थ। तो आपके हेल्थ पे कोई निगेटिव इंपैक्ट होना नहीं चाहिए। और फिर उस तरीके से अगर काम होता है तो वो एर्गोनॉमिकल डिजाइन स्टेशन होगा, जिसको हम नॉर्मली वर्क स्टेशन कहते हैं। तो एर्गोनॉमिक का मेन पर्पज ही यही है कि जो भी आपके वर्क हैबिट्स होंगी उसको सॉल्व करना, उसके अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ इश्यूज होंगे तो उसको सॉल्व करना है, और फिर आपको कंफर्टेबल जोन में आपको काम करवा देना है। तो उसमें अगर आपको पॉइंट्स कुछ चेक करने हैं तो उसमें प्रॉपर वर्क स्पेस चेक करना होगा, वर्किंग पोस्चर चेक करने होंगे, या फिर जो रीच है, यानी कि आपको कितने डिस्टेंस से काम करना पड़ता है, या फिर कितने स्पेस मिनिमम रख के काम करना पड़ता है, जो भी आपकी सीटिंग पोजीशन है या आपके जो कंट्रोल है, कहीं जगह आपको कंट्रोल पैनल्स यूज करना पड़ता है, कहीं जगह आपको रिमोट्स यूज करना पड़ता है, कहीं जगह पुश बटन्स या ऐसे कोई जो भी नॉब्स होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं, ये यूज करना पड़ते हैं। तो इसकी पोजीशन भी आपको चेक करनी होगी। उसके अलावा जो कम्युनिकेशन होगा, तो कम्युनिकेशन आपका विथ अटेंडेंट हो सकता है या फिर कोई विथ सुपरवाइजर हो सकता है, तो वो कम्युनिकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए, और उसी हिसाब से आपके मिनिमम डिस्टेंसेस, हाइट उस तरीके से होनी चाहिए कि प्रॉपर कम्युनिकेशन होके जो भी सिग्नलिंग आपको दिया जाएगा उस हिसाब से आपको काम करना है। फिर आपके जो स्किल्स हैं या फिर जो वर्क इंटेंसिटी है, सफिशिएंट टाइम है रेस्ट के लिए, वो आपको देना चाहिए। जो एनवायरनमेंट है वो ओवरऑल एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए एनवायरनमेंट के हिसाब से। उसमें अगर स्पेशली हेल्थ ओरिएंटेड बात करेंगे, लाइट इल्यूमिनेशन या वेंटिलेशन ओरिएंटेड बात करेंगे, तो उसके हिसाब से भी गुड एनवायरनमेंट वहां पे मेंटेन करना होगा। अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं, या फिर अलग अलग वेज होते हैं, या फिर स्टोरेज रैक्स हो सकते हैं, बफर स्टॉक्स हो सकते हैं, गुड लाइटिंग, वेंटिलेशन, हाउसकीपिंग, ये सभी बातों का आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। और उसके बाद में ही आप एक प्रॉपर वर्क स्टेशन डिजाइन करके एर्गोनॉमिक्स ओरिएंटेड आपको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे मेन बेसिक प्रिंसिपल्स यहाँ पे है कि कंफर्टेबल पोस्चर्स में काम करना है, बैलेंस्ड और इजी मोशंस होने चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ इंडस्ट्रीज में या कुछ ऑपरेशंस के लिए ऐसा वर्क होता है कि आपको 2 घंटे के बाद आपको मिनिमम 15 मिनट का रेस्ट रिक्वायर हो सकता है, या फिर 4 घंटे के बाद आपको आधे घंटे का रिक्वायरमेंट हो सकता है। तो डिपेंड्स है कि वहां पे एनवायरनमेंट क्या है, ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर कितना है, हीट स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है या कोल्ड स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन होगी उस हिसाब से जो एडिक्वेट रेस्ट होगी वो आपको फॉलो करनी होगी। और जो भी अलग अलग वैरायटी ऑफ अगर वर्क करेंगे आप, तो वहां पे चेंज ऑफ वर्क की वजह से जो फटीग के प्रॉब्लम आते हैं वो फटीग के प्रॉब्लम कम आ सकते हैं। तो मेन एम आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपको कंफर्टेबली और इफिशिएंटली काम करना है, और इसके लिए आपके जो हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, वो मिनिमाइज करना है, और ऑपरेटर की जो रिस्क है वो मिनिमाइज करना है। तो इसके लिए आपको वर्किंग कंडीशंस, ओवरऑल प्लांट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपको मेंटेन करना होगा वर्कर के हिसाब से। तो यहाँ पे ये बात एक अच्छी तरह से आप समझ लीजिए कि वर्कर के हिसाब से आपको ओवरऑल प्लांट या जो भी वर्क स्टेशन है वो फिट करना होगा। और फिर अगर वर्कर चेंज होता है या फिर वो प्लेटफॉर्म ऐसा हो सकता है कि सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन के हिसाब से ही होगा, तो शायद दूसरे वर्कर के लिए वो ऑकवर्ड भी हो सकता है, अनसेफ हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है, या फिर अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो जब भी आप चेंज ऑफ वर्क करेंगे, चेंज ऑफ पोजीशन करेंगे,
या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज करेंगे। तो ये भी बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे जो भी वर्कर होगा तो वो कंफर्टेबल उसको फील होना चाहिए, वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करना चाहिए, वो फोकस काम होना चाहिए, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट के चांसेस यहाँ पे मिनिमाइज हो सकते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन एरर या मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। ओवरऑल एनवायरनमेंट या एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू वर्क स्टेशन डिजाइन होगा तो जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है वो यहाँ पे मिनिमल यूज ऑफ एनर्जी के हिसाब से करेंगे, एनर्जी का हम कंजर्वेशन कम करेंगे या यूटिलाइजेशन कम करेंगे। जो भी मटेरियल वेस्ट होता है वो भी यहाँ पे कम हो सकता है, और जो भी आपके बॉडी एक्ट की वजह से जो भी टाइम यहाँ पे वेस्ट होता है तो वो भी यहाँ पे कम हो सकता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स है हम वो सॉल्व कर सकते हैं, वर्क परफॉर्मेंस हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल फैक्टर्स आपको स्टडी करने होंगे, और स्पेशली जो गेस्चर, पोस्चर और वर्क स्टेशन है उस हिसाब से आपको डिटेल स्टडी करना होगा, तभी एर्गोनॉमिक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। तो इसमें अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर से कुछ जो स्पेशली मशीन डिजाइन या वर्क डिजाइन के ओरिएंटेड आपको यहाँ पे कंसिडर करने होंगे, जैसे यहाँ पे इंक्रीज स्ट्रेस है, या फिर अनइंटरेस्टेड वर्क है, या एरर्स एंड एक्सीडेंट्स है, वर्क रिलेटेड डिसीजेस है, ऑकवर्ड बॉडी पोजीशन कॉजिंग डिफिकल्टी है, रिपीटेटिव टास्क प्रोड्यूसिंग बोर्डम या टायर्डनेस है, जैसे कि कहीं जगह ऐसा होता है कि रिपीटेटिव टास्क होती है जिसकी वजह से वो बोरिंग फील कर सकते हैं, फटीग आ सकता है और टायर्डनेस फील कर सकते हैं। तो ये भी आपको चेंज ऑफ वर्क जो है यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। कहीं पे अगर ऑकवर्ड बॉडी पोजीशंस आती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पे ह्यूमन एरर्स या गेस्चर पोस्चर्स या फिर कहीं बॉडी एक्ट की वजह से भी आपको इश्यूज आ सकते हैं, और वहां पे एरर्स और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहीं पे अगर कंफ्यूजिंग सिग्नल्स है उसकी वजह से इश्यूज हो सकते हैं, कहीं पे आपको ऑकवर्ड पोस्चर या बेंट की वजह से हेवी मटेरियल लिफ्टिंग या हैंडलिंग या मूविंग की वजह से कुछ अलग अलग प्रॉब्लम जनरेट होते हैं, जैसे कि बैक पेन है, या फिर आपको रिस्ट पेन है, या फिर शोल्डर पेन से ये अलग अलग यहाँ पे इश्यूज जनरेट हो सकते हैं। कुछ यहाँ पे परसेप्चुअल लिमिटेशंस के बारे में सोचना होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिनकी होती है उनके बारे में भी आपको सोचना होगा, और उसी हिसाब से उनको काम प्रोवाइड करना होगा। कहीं पे मैन और मशीन की रिलेशनशिप इनकम्पैटिबल होती है, तो ये कंपैटिबिलिटी भी आपको यहाँ पे चेक करनी होगी। जैसे अभी हमने बात की किसी की हाइट अगर कम है तो उसको उसी हिसाब से काम देना होगा, किसी की हाइट बहुत ज्यादा है तो उसका भी ध्यान रखना होगा। तो एवरेज हाइट, एवरेज जो भी ओवरऑल बॉडी है उस हिसाब से उसका जो कंफर्टेबल जोन है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के हिसाब से आपको काम करना होगा और उसका सभी ध्यान देना होगा। तो ये अलग अलग लोकेशंस, अलग अलग पोजीशंस, वर्क हाइट, सिटिंग पोजीशंस, इसी सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही आपको ये काम करना होगा, और ओवरऑल एनवायरनमेंट चेक करने के बाद ही आपका जो मशीन का डिजाइन है, वर्क डिजाइन है, वो फाइनलाइज करना होगा। तो यहाँ पे अलग अलग मशीन गार्डिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे जो स्पेसिफिक बेसिक नीड यहाँ पे हो सकती है, और उसका इंपॉर्टेंस अगर आपको मालूम है तो वो गार्ड आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्ट आपको चेक करना है, अगर वो मैन और पर्सन का अगर कॉन्टैक्ट होता है वो अगर डेंजरस है, या फिर वहां पे अगर कोई मूविंग पार्ट्स है या फिर मूविंग मशीनरीज है, और या फिर वहां पे अगर कोई ऐसा कंटिन्यू वर्क चलता होगा जहां पे मैकेनिकल एनर्जी हो या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, और कोई टाइप का एनर्जी हो जिसकी वजह से यहाँ पे हजार्ड वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे चेक करना है, और उस हिसाब से आपको गार्ड्स ऐसी प्रोविजन देनी होगी कि ऑपरेशन तो स्टार्ट होना चाहिए लेकिन वो सेफ्टी वेज का ध्यान रखते हुए, जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है उसका ध्यान रखते हुए गार्ड प्रोवाइड करने के बाद ही वो एक्चुअली ऑपरेट होना चाहिए। तो कुछ मशीनरीज ऐसे भी होते हैं जहां पे जनरलाइज गार्ड अगर आप रखेंगे वो मशीनरीज ऑटोमेटिक उसके बाद कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहेगी, और यहाँ पे जहां पर भी नॉब्स है या फिर बटन्स की प्रोविजन है, पावर सप्लाई की प्रोविजन है, तो वहां पर आपको एक पर्टिकुलर टैग लगाना होगा या डिस्प्ले लगाना होगा, साइन बोर्ड लगाना होगा कि ये मशीनरी
अभी अंडर मेंटेनेंस है तो उसको ऑपरेट नहीं करना है, या फिर अब वो ऑपरेशंस में है तो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए उसको आपको ऑफ नहीं करना है, और यहाँ पे एंट्री भी नहीं किसी को होनी चाहिए। तो जो लोगों को ये मालूम नहीं है उनको ये कंटिन्यू आपको कम्युनिकेट करना होगा, और जो विजिटर्स या थर्ड पर्सन होते हैं जो मशीनरीज ओरिएंटेड काम नहीं पाते हैं उनको तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस ही करना चाहिए। तो ये एक्सीडेंट्स के चांसेस यहाँ पे मिनिमाइज कर सकता है। अगर अननोन पर्सन आता है यहाँ पे तो एटलीस्ट गार्ड यहाँ पे प्रोवाइड होंगे, तो जो भी मिनिमम यहाँ पे रिस्क है वो रिस्क लेवल यहाँ पे मिनिमाइज आप कर सकते हैं और हजार्ड्स भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग फोटोग्राफ्स है जहाँ पे ये अभी पर्टिकुलर मशीन के लिए ओवरऑल गार्डिंग लगाया, उसमें मिनिमम डिस्टेंस भी ऐसा रखा है कि अगर किसी ने यहाँ पे फिंगर्स या हाथ वहां पे ऐड करने की कोशिश की तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, यानी कि वो गार्ड और मशीनरीज का जो डिस्टेंस है वो भी आपको यहाँ पे जजमेंट लेना है। उसके अलावा कुछ मशीनरीज ऐसे होती है जहां ये ऐसे फोटोग्राफ में दिखाई दिया है कि ये कंटिन्यू रोटेटरी मशीनरी होगी, और ये नॉर्मली बहुत सारे ऑपरेशंस में काम में आती है, जहां पे शाफ्ट रोटर मैकेनिज्म होता है या फिर पुली मैकेनिज्म होता है, बेल्ट मैकेनिज्म होता है, और ये कंटिन्यूअस मोशन में होने की वजह से यहाँ पे मेजर हजार्ड होता है। तो इसके लिए भी आपको गार्ड प्रोविजन करनी होगी। कुछ मशीनरीज ऐसे होती है जहां पे आपको डायरेक्ट मैकेनिकल जो गार्ड्स होते हैं, फिजिकल गार्ड्स हैं या फिर जो मेटालिक गार्ड्स है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे आप अलग अलग इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंसर्स हो सकते हैं, कहीं पे लेजर्स बीम्स आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कुछ टच करेंगे अननोइंगली तो ऑटोमेटिकली जो भी ऑपरेशन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक्सीडेंट के चांसेस कम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट है जहां पे आपको गार्डिंग प्रोविजन करनी होगी। अगर हम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, यानी कि लॉ के हिसाब से या रूल्स के हिसाब से आप यहाँ पे ध्यान देंगे, तो वहां पर भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट की रिक्वायरमेंट थी इनिशियली, अगर आप देखेंगे तो 1844 में ही थी, बाद में इंडिया में 1881 में, और आईएलओ कन्वेंशन है 119 और उसका जो रिकमेंडेशन है 118, ये भी 1963 में वहां पर भी क्लियरली बताया था इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस ने, कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस ने ये बताया था कि गार्डिंग ऑफ मशीनरी ये रिक्वायरमेंट बेसिक है, और यहाँ पर भी आपको लगता है कि रोटेटरी मशीनरीज है या फिर आपको यहाँ पे फेंसिंग करना जरूरी है, गार्डिंग प्रोवाइड करना जरूरी है, तो वहां पर आपको गार्डिंग के रिलेटेड आपको लॉज यहाँ पे अप्लाई करने होंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक्ट के ओरिएंटेड बात करेंगे तो ये नेशनल लॉ होगा, और स्टेट के ओरिएंटेड बात करेंगे तो यहाँ पे वो रूल होगा। तो ये लॉज और रेगुलेशन या एक्ट्स और रेगुलेशन प्रोवाइड करना चाहिए। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन रिकमेंडेशंस में 1963 में ही बताया था। उसके बाद में फैक्ट्री एक्ट में जो अमेंडमेंट हो गई उसी हिसाब से जो भी गार्डिंग की प्रोविजन है वहां पर भी कुछ ना कुछ चेंजेस या अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो जो फैक्ट्री एक्ट अभी प्रेजेंट है तो वहां पर चैप्टर 4 में सेफ्टी जो मेन फोकस है चैप्टर 4 का, तो वहां पर ये मशीन गार्डिंग के लिए यहाँ पे प्रोविजन दी गई, यानी कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से 48 से ही यहाँ पे बताया है कि जो भी यहाँ पे मशीनरीज ऐसे होगी तो यहाँ पे उनको गार्डिंग जहाँ पे प्रोवाइड करना जरूरी है तो आपको प्रोवाइड करना ही होगा। उसके अलावा अलग अलग जो स्टेट रूल होते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल 1963 है या फिर गुजरात फैक्ट्री रूल 1963 है, ये अलग अलग रूल्स में भी इसके डिटेलिंग यहाँ पे किए हैं। उसके अलग अलग जो सप्लीमेंट्री प्रोविजन है वो भी यहाँ पे दी गई है। अभी फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें स्पेशली बात फोकस की गई है मशीन गार्डिंग ओरिएंटेड, वो है पावर, प्राइम मूवर या ट्रांसमिशन मशीनरीज या फिर मेंटेनेंस ऑफ दिस मशीनरीज एंड गार्डिंग प्रोविजन, और उसका फेंसिंग। तो यहाँ पर ये अलग अलग डेफिनेशंस दी गई, जैसे कि हम जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं तो ये पावर ऑपरेटेड मशीनरीज होगी, या फिर जहाँ पे हम प्राइम मूवर यूज करते हैं जहाँ पे इंजिन्स, मोटर्स या अदर अप्लायंसेस होते हैं, या फिर ट्रांसमिशन मशीनरीज होती है, जैसे कि अभी हमने कुछ फोटोग्राफ्स में देखा था कि जहाँ पे शाफ्ट है या फिर व्हील अरेंजमेंट, ड्रम अरेंजमेंट, पुली अरेंजमेंट्स या फिर अलग अलग पुलीज होते हैं, कपलिंग्स होते हैं, उसके थ्रू भी यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती है। मशीनरीज की जो मूवमेंट है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे ही
रिवोल्यूशंस पर मिनट यानी कि आरपीएम हम डिसाइड करेंगे। और फिर कुछ मशीनरीज जिसमें इंक्लूड होता है प्राइम मूवर्स, ट्रांसमिशन मशीनरीज या अदर रिलेटेड पावर इश्यूज। तो यहाँ पे पावर का जनरेशन हो, पावर का ट्रांसफॉर्मेशन हो, पावर का ट्रांसमिशन हो, ये सभी बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये ऑलरेडी यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट में बताया है। स्पेशली अगर हम सेक्शन 21 की बात करेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिक फेंसिंग ओरिएंटेड बात की गई है। तो यहाँ पर प्राइम मूवर या फ्लाई व्हील या फिर हेड रेस या टेल रेस, उसके रिलेटेड यहाँ पे बात की गई, जैसे कि टरबाइन से लेथ मशीन्स या इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, मोटर्स, रोटरी कन्वर्टर, ट्रांसमिशन मशीनरीज या उसके रिलेटेड कोई डेंजरस पार्ट्स होंगे, उसको भी फेंसिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। ये बात क्लियरली सेक्शन 21 ऑफ फैक्ट्री एक्ट में बताई गई है। उसमें अगर हम क्लियरली फोकस करेंगे तो वो था मशीनरी जो स्पेशली मोशन में होगा यानी कि रोटेशन में होगा। तो जो मोशन में मशीनरीज होगी या फिर उसके नियर बाय अगर कोई वर्क होता है तो वहां पर भी फैक्ट्री एक्ट में सेक्शन 22 में क्लियरली बताया है कि ये ऐसी मशीनरीज या उसके नियर बाय जो वर्क स्टेशन होगा तो उसका कंटिन्यूअस बेसिस पे एग्जामिनेशन करना चाहिए, उसका लुब्रिकेशन ठीक तरीके से किया है कि नहीं वो चेक करना चाहिए, ऑपरेशंस जो है उसका एडजस्टमेंट आपको देखना चाहिए, जो भी माउंटिंग और शिफ्टिंग होगी तो वो बेल्ट की प्रोविजंस वहां पे वो चेक करनी चाहिए। और जहां पे अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो ट्रेनिंग भी वहां पे अगर जरूरत है वो भी देनी होगी, और जो ट्रेंड वर्कर है उन्हीं को यहाँ पे अलाउ करना चाहिए। तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नंबर 8 है। और कुछ वर्कर्स जो स्पेशली यहाँ पे मूविंग पुलिस या उसके रिलेटेड अगर काम करते हैं तो वहां पर कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस भी दिए गए। तो चाहे वो पुली या जॉइंट स्टैंड पुली प्रोविजन हो या फिर उसके रिलेटेड फ्लश विद बेल्ट प्रोविजन हो, तो इसके रिलेटेड जो भी मेंटेनेंस होगा, लुब्रिकेशंस होगा, जो भी यहाँ पे फुट होल्ड या हैंड होल्ड की प्रोविजंस होंगी, लैडर्स की प्रोविजन होगी, या फिर जो अलग अलग यहाँ पे अटेंडेंट्स या फिर दूसरे पर्सन आते हैं उनके रिलेटेड भी जो भी प्रोटेक्शन के चांसेस होते हैं बनते हैं, तो उसके रिलेटेड सेंसर्स या जो गार्डिंग प्रोविजन है, फेंसिंग प्रोविजन है, वो भी यहाँ पे करनी होगी। तो ये भी यहाँ पे क्लियरली बताया है जहाँ पे जो मशीनरीज मोशन में होती है उसके बारे में सेक्शन 22 में। फिर कुछ यंग पर्संस और डेंजरस मशीन्स के रिलेटेड भी कुछ गाइडलाइंस है। तो ऑब्वियसली 18 प्लस जो एज है उन्हीं को यहाँ पे परमिशन मिलेगी। और जो स्पेसिफिकली हाइड्रोलिक प्रेसेस है या फिर मिलिंग मशीन है या फिर गिलेटिन मशीन है, सर्कुलर सॉज है या फिर जो प्लेट एंड प्रिंटिंग मशीन है, तो ये ऐसी मशीनरीज है जहां पे हजार्ड की लेवल हाइयर साइड पे होगी, जहां पे अगर एक्सीडेंट होता है तो बॉडी पार्ट कट होने के चांसेस या परमानेंट डैमेज होने के चांसेस या फैटेलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी जगह यंग पर्सन्स को अलाउ नहीं किया जाएगा, और जो वुमेन्स है उनको भी यहाँ पे जनरली अलाउ नहीं किया जाएगा। तो जो ट्रेंड वर्कर्स हैं, मेल वर्कर है जिनको एक्सपीरियंस है, उन्हीं को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। उसके अलावा जो स्ट्राइकिंग गियर और डिवाइसेस है, तो यहाँ पे पावर कैसे कट की जाती है या फिर पावर ऑफ कैसे होनी चाहिए या फिर उसका सप्लाई या एनर्जी कैसे कट ऑफ होनी चाहिए और फिर यहाँ पे जो मशीनरीज है उसको ऑफ कैसे किया जाता है, उसके रिलेटेड भी यहाँ पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई। कुछ स्पेशली सेल्फ एक्टिंग मशीन्स है जो 45 सेंटीमीटर और मोर क्लियर स्पेस यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट बताई है। तो ये ऐसे मशीनरीज में जैसे अभी हमने बात की थी कि मिनिमम आपका जो मशीन्स और जो बॉडी पार्ट है उसका डिस्टेंस भी आपको मेंटेन करना होगा। तो इसके रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस बताए, जैसे कि यहाँ पे कुछ केसिंग के बारे में बताया है, जैसे एवरी सेट स्क्रूज या बोल्ट की गियरिंग शेल कंप्लीटली एनकेस्ड और गार्डेड। तो यहाँ पे ये जो भी मशीनरीज के पार्ट्स होंगे तो यहाँ पर भी कंपलसरी केसिंग रखना होगा और डायरेक्ट यहाँ पे बॉडी पार्ट आपका टच नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कुछ जो कॉटन ओपनर्स, स्पेशली जो हम पहले बात करते थे 1948 के हिसाब से, तो वहां पे टेक्सटाइल या
कॉटन इंडस्ट्रीज ज्यादा थी, जीनिंग प्रोसेसेस ज्यादा थी, इसीलिए यहाँ पे ये स्पेसिफिक प्रोविजन बताई है, गाइडलाइन बताई है कि यहाँ पे वुमेन्स को और चाइल्ड्स को यानी कि यंग पर्सन्स को अलाउ करना नहीं चाहिए। फिर जो रिवॉल्विंग मशीनरी है उसके बारे में अभी हमने पहले ही बात की, कुछ ग्राइंडिंग व्हील्स या फिर रिवॉल्विंग वेसल्स या केज या बास्केट्स, फ्लाई व्हील्स या पुलीज, डिस्क या फिर सिमिलर अप्लायंसेस जो होंगे वो जो पावर ड्राइवन होंगे, तो उनके रिलेटेड भी आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। तो यहाँ पर इफेक्टिव ब्रेक भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी भी स्पेसिफिक बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आप ओवरऑल प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो रूल नंबर 54 में भी ये अलग अलग रिक्वायरमेंट बताई है, जो स्पेशली टेक्सटाइल मशीनरीज, कॉटन जिनिंग मशीनरीज, वुड वर्किंग मशीनरीज, रबर मिल्स, सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स, पावर प्रेसेस और शेयर्स, स्लिटर्स और गिलेटिन मशीन्स। तो ये स्पेसिफिक मशीनरीज यहाँ पे मेंशन की गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम हजार्ड्स और एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं, और इसी रिलेटेड यहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स ये पर्टिकुलर मशीनरीज और ऑपरेशन ओरिएंटेड फैक्ट्री एक्ट में बताए गए। अभी जो हजार्ड हमको पता चला है कि जो रिवॉल्यूशंस की वजह से, रोटेशन की वजह से, स्पीड की वजह से या टाइप ऑफ ऑपरेशन जो होगा उसकी वजह से होता है। तो ये हजार्ड्स को अगर आपको इलिमिनेट करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो नॉर्मली हजार्ड्स पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बेसिस पे फिर आपको ये एक्सीडेंट्स कैसे कैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, एक्सीडेंट को मिनिमाइज कैसे करना चाहिए, उसके चांसेस या प्रोबेबिलिटी कैसे मिनिमाइज करनी चाहिए, उसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। तो आइडेंटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ क्रशिंग है ऑपरेशन, शेयरिंग ऑपरेशन है, कटिंग ऑपरेशन है, सीवरिंग ऑपरेशन है, या फिर एंटेंजमेंट या फिर ड्रॉइंग इन या ट्रैपिंग, इंपैक्ट, स्टैबिंग, पंक्चर या फिर फ्रिक्शन या एब्रेशन, इजेक्शन। ये बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन है जहां पर मूवमेंट होगी, रोटेशन होगा या फिर मशीन्स की डायरेक्ट मूवमेंट होगी, आपको अलग अलग टूल्स यहाँ पे अप्लाई करने होंगे। तो ये अगर हजार्ड आपने आइडेंटिफाई किया तो उसके बेसिस पे आपको कुछ प्रिकॉशनरी बेसिक स्टेप्स लेने होंगे जहां पर आपको एक्सीडेंट अवॉइड करना है। तो उसके लिए आपको क्या स्टेप लेना है? तो सबसे पहले हजार्ड्स एलिमिनेट कर पाते हैं क्या, वो चेक करना है। तो डायरेक्टली अगर वो मशीनरी जो हजार्डस है उसी को रिप्लेस कर सकते हैं क्या हम, या फिर वो ऑपरेशन को रिप्लेस कर सकते हैं क्या, या फिर वो मेथड जो होगी वो मेथड को आप रिप्लेस कर सकते हैं क्या, या फिर जो मटेरियल है जिसकी वजह से यहाँ पे हजार्ड होगा तो मटेरियल को आप रिप्लेस कर सकते हैं क्या, इलिमिनेट कर सकते हैं क्या, वहां से निकाल सकते हैं क्या, या फिर जो स्ट्रक्चर है उसको ही हम इलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना है कि इलिमिनेशन ऑफ द हजार्ड। तो वो हजार्ड मशीनरी ओरिएंटेड हो, मेथड ओरिएंटेड हो, मटेरियल ओरिएंटेड हो या स्ट्रक्चर ओरिएंटेड हो। अगर ये इलिमिनेट हम नहीं कर पाते हैं तो वो हजार्ड को कंट्रोल कैसे करना है? तो उसमें एनक्लोजर हो सकता है, गार्डिंग प्रोविजन हो सकती है, यानी कि जो भी मशीनरी जहां पे ऑपरेट हो रहा है तो उसको 100% एनक्लोज करना है, या फिर जो मशीनरीज है उनको गार्डिंग प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर जो भी पर्सन्स होंगे उसको कंपलसरी ट्रेनिंग देनी होगी कि यहाँ पे ये मशीनरीज है, इसका ये ऑपरेशन है, ये एसओपीस है, और यहाँ पे आपको ये हजार्ड हमने आइडेंटिफाई किया है, इसके हजार्ड ओरिएंटेड ये रिस्क लेवल है, और यहाँ पे एक्सीडेंट की यहाँ पे चांसेस क्या बनते हैं। तो ये एक्सीडेंट्स को मिनिमाइज करने के लिए आपको ये पर्टिकुलर मेथड या जो स्टेप्स है उसको फॉलो करना होगा, और फिर आप सुरक्षित तरीके से आप ये ऑपरेशन यहाँ पे कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग देना जरूरी है, मॉक ड्रिल लेना जरूरी है, और जब भी आप इनिशियली ऑपरेट करेंगे तो जो भी वेल ट्रेनर होते हैं उनके प्रेजेंस में ही आपको ये ऑपरेट करना है। फिर कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नेसेसरी होते हैं, तो वहां पर वो भी आपको यूटिलाइज करना है, जैसे कि हैंड ग्लोव्स होते हैं, शूज होते हैं, या फिर हार्ड हैट्स, हेलमेट्स वगैरह होते हैं। तो वो जैसे ही वो मशीनरीज या जो वर्क है उसकी नीड होगी उसके हिसाब से आपको पीपीई पे यूज करना होगा। अभी कुछ डेंजरस पार्ट्स के ग्रुप्स भी होते हैं, तो उसके बेसिस पे भी आपको हजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन, फिर उसके कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, और उसके बाद में आपको जो भी अप्रोप्रिएट तरीका होगा उसको आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो यहाँ पे कुछ मशीनरीज के डेंजरस पार्ट्स हैं जो हो सकते हैं मोशंस के रिलेटेड, यानी कि अकॉर्डिंग टू द मोशंस। तो रोटरी मोशंस भी हो सकता है यहाँ पे, तो वो ग्रुप 1 कैटेगरी में आएगा, जैसे कि रोटेटिंग पार्ट्स है,
शाफ्ट से, कपलिंग से, स्पिंडल से, या फिर प्रोजेक्शन से, या फिर फ्लाई व्हील से, सॉज है, गियर से, नाइफ है, कटिंग टूल से, एटसेट्रा। तो ये सभी ग्रुप 1 कैटेगरी रोटरी मोशंस में आएंगे। वहां पे अगर इन रनिंग निप्स यहाँ पे होगी तो उसमें अभी सब क्लासिफिकेशन है, जैसे कि बिटवीन पार्ट्स और रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन है, जैसे कि गियर्स होते हैं, रोल्स होते हैं। तो एक गियर दूसरे गियर को मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर करता है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करता है। तो वहां पर भी अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वो सब क्लासिफिकेशन फर्स्ट पॉइंट में आएगी। वहां पे कुछ ये भी प्रोविजन हो सकती है कि रोटेटिंग और टेंजेंशियल मूविंग पार्ट्स, जैसे कि कन्वेयर्स है, या फिर बेल्ट ड्राइव्स है, या रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट्स हो सकती है। तो ये भी यहाँ पे इन रनिंग निप्स कैटेगरी में सब क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ रोटेटिंग पार्ट और कुछ फिक्स पार्ट्स, जैसे कि ग्राइंडिंग व्हील है, तो ग्राइंडिंग व्हील का अगर आप मशीनरी देखेंगे तो मैक्सिमम जगह वो फिक्स होगा, और कुछ एक ही जो व्हील है वो रोटेट करेगा। तो कुछ पेपर मशीन्स भी होते हैं, या फिर ड्रम्स, कुछ रोटरी ड्रम्स असेंबलीज होती है, कुछ ड्राइंग असेंबलीज के रिलेटेड होते हैं, कुछ सिलेंडर्स होते हैं, या फिर वॉर्म्स होते हैं, या फिर स्पाइरल्स होते हैं। तो ये भी यहाँ पे अलग अलग रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं और कुछ पार्ट फिक्स होते हैं। तो ये रनिंग निप्स के अंडर सब क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं, जो ग्रुप 1 कैटेगरी रोटरी मोशंस के अंडर है। अगर इसमें ग्रुप 2 क्लासिफिकेशन हम देखेंगे तो इसमें रेसिप्रोकेटिंग स्लाइडिंग मोशंस जो है वो आपको यहाँ पे चेक करना होगा। तो रेसिप्रोकेटिंग स्लाइडिंग मोशंस और जो फिक्स पार्ट्स है उसमें भी आपको चेक करना होगा, जैसे कि अप्रोच टाइप हो सकता है या फिर पासिंग टाइप होगा। तो अप्रोच टाइप में क्या होता है, डेंजर और क्रशिंग। तो डेंजर ऑफ क्रशिंग मीन्स आपका यहाँ पे जो क्रशिंग ऑपरेशन है, जैसे कि यहाँ पे पावर प्रेस अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो पावर प्रेस में यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस बन जाते हैं कि आपका हाथ या फिर जो भी बॉडी पार्ट्स है वो इन बिटवीन यहाँ पे आ सकता है। या फिर अगर आप फोर्जिंग हैमर्स देखेंगे, पिस्टन्स देखेंगे, या फिर क्रॉस रॉड्स देखेंगे तो वहां पर भी ये चांसेस बन जाते हैं। या फिर सेकंड जो पासिंग टाइप होता है, जैसे कि डेंजर ऑफ शेयरिंग होगा, उसमें भी कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि प्लेनिंग मशीन है, या फिर शेपर है, या फिर स्पॉट वेल्डर क्लैंपिंग फिक्सचर से, या फिर गिलेटिन से, या फिर शेयर पावर स्ट्रेसेस से, एटसेट्रा। तो ये सब रेसिप्रोकेटिंग स्लाइडिंग मोशंस और फिक्स पार्ट्स में है। वहां पे दूसरा चांस ये भी है कि सिंगल स्लाइडिंग मोशन हो सकता है, जैसे कि एब्रेसिव या शार्प नेचर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम होगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ सॉज या क्रोकोडाइल क्लिप्स होते हैं